हेलो बच्चों, मैं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोर्ड JEE और साथ ही साथ बोल सकते हैं नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NCERT भी स्पेशली इस टॉपिक का बहुत अच्छा जिक्र है और इसके बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर को चेंज करने से आपको पता है रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है। तो उसके बारे में अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लो किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया कितना, R तक। तब टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस। मतलब R एट T डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R0 है, और T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। वी कैन राइट R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस, R एट T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो राइज इन टेम्परेचर है और टेम्परेचर डिफरेंस है वो अपन बोल सकते हैं कितना होगा, T-0 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, ΔT होगा, या टेम्परेचर डिफरेंस बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, T डिग्री सेल्सियस होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, R0 से R हुआ, तो इंक्रीज रेजिस्टेंस वी कैन राइट R माइनस R0। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R माइनस R0 इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर ये है कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है वो राइज इन टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन राइट ΔT, R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, ΔT। तो जो टेम्परेचर राइज हुआ है उसके क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वी कैन राइट R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, ΔT लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट जो बोलता है वो है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो किसके होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0, दैट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R माइनस यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R0। तो वी कैन राइट R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर्स है वो है टेम्परेचर डिफरेंस या राइज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं, ΔT पे डिपेंड करता है। और सेकंड इनिशियल रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, दैट इज R0 पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी कैन राइट R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 ΔT। जब दोनों इक्वेशन को अपन कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी R माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 ΔT। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट को अपन डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। तो यहाँ पे हो जाएगी अल्फा R0 ΔT, वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो अल्फ़ा होता है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और जिसकी यूनिट जो होती है वो होती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन होती है। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के टर्म में होता है इसलिए केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे जो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस होती है। इतना क्लियर हुआ। और जब इसको आगे अपन कैलकुलेट करते तो ये हो जाएगी R इज इक्वल टू R0 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस R0 प्लस अल्फ़ा R0 ΔT हो जाएगी। और जब यहाँ से R0 अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा ΔT। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा ΔT, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। और ΔT की वैल्यू क्या है, T डिग्री सेल्सियस। तो अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो T होता है वो क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर होता है, और ΔT क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपन चाहे तो यहाँ पे अल्फ़ा का फार्मूला बना सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू R माइनस R0 अपॉन क्या आ जाएगी, R माइनस R0 अपॉन आ जाएगी क्या, R0
डेल टी और टी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी अपन क्या निकाल सकते हैं, फार्मूले के टर्म में निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली अल्फ़ा निकालने के लिए कहीं पे बोलता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर के लिए जो होती है वो कितनी होती है, कंडक्टर के लिए हमेशा इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। आगे अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए बात करता हूँ तो सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे। और एलॉय के लिए जो बात करता हूँ मैं, तो एलॉय के लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी लेस होती है, वेरी लेस होती है। तो अपन इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू क्या ले सकते हैं, जीरो। जीरो नहीं होती लेकिन अपन अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जीरो मान सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। तो नेग्लिजिबल होने के कारण आप इसको क्या मान सकते हो, जीरो मान सकते हो। इतना क्लियर हुआ। चलिए, जो मैंने आपको बताया वो अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, तब इस कंडीशन में ये फार्मूला अपन लगा सकते हैं। अगर अल्फ़ा वेरिएबल है, अल्फ़ा किसके टर्म में है, मान लो टेम्परेचर के टर्म में है, तो अल्फ़ा अगर टेम्परेचर के टर्म में है तो उस कंडीशन में अपने को इंटीग्रेशन फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन फॉर्म कैसे होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो रेजिस्टेंस R0 है किस टेम्परेचर पे, T1 डिग्री सेल्सियस पे। बाद में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होके कितना हो गया, R हो गया एट T2 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने एज्यूम कर लिया पहले रेजिस्टेंस कितना था, R0 एट T1 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया, R एट T2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ, मान लो राइज इन टेम्परेचर जो स्मॉल है वो कितना है, dt है। तो राइज इन टेम्परेचर कितना है, स्मॉल है, कितना है, dt है। तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा वो कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर दैट इज स्मॉल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर में आप स्मॉल चेंज कर रहे हो, स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल वैल्यू से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना बताया मैंने, dt, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ मैंने कितना बताया, dr बताया। स्मॉल टेम्परेचर के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम जानते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होता है dr, वो सबसे पहला पॉइंट जो बोलता है वो क्या है, राइज इन टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इनिशियल रेजिस्टेंस का। तो वी कैन राइट R0। इतना क्लियर हुआ। सेम चीज़ जो अपन यहाँ पे लिए हैं उसको अपन डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स पे लेके चलते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, तो वी कैन राइट dr प्रोपोर्शनल टू R0 dt। अब यहाँ पे जब कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 dt। सेम चीज़ यहाँ पे भी अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये स्मॉल राइज इन टेम्परेचर पे स्मॉल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है। तो जब मेरे को पूरे टेम्परेचर इंक्रीज में या पूरे चेंज इन टेम्परेचर में अपने को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब दोनों साइड को अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। और अल्फ़ा अगर वेरिएबल है तो अल्फ़ा किसके टर्म में रहेगा, यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे किसके टर्म में रहेगा, t के टर्म में रहेगा। तो अपन t की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू अगर t के टर्म में है तो t के टर्म में पुट करके यहाँ पे अपन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको भी बाहर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, देखिए टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1, जब रेजिस्टेंस कितना था R0, जब टेम्परेचर T2 तक चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे R हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या होती है, R होती है, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगी R माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होती है, t होती है, जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगी T2 माइनस T1। क्या हो जाएगी यहाँ पे, T2 माइनस T1 हो जाएगी। तो जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी फार्मूला आ जाएगा, R इज इक्वल टू R0 है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस अल्फ़ा R0 T2 माइनस T1, क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1 हो जाएगी। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R0 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज़ डेल टी। तो यहाँ से आपका फिर से यही फार्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। लेकिन इसको बताने का मतलब ये था कि आपको ये वाला पॉइंट्स क्या करना है, याद रखना है। तो इस वाले पॉइंट्स में क्या है, टेम्परेचर को अपन क्या, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर अल्फ़ा जो है, यहाँ पे अल्फ़ा जो है टेम्परेचर का एक फंक्शन हो सकता है T²
प्लस 2t प्लस 1, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो उस कंडीशन में आप अल्फ़ा की वैल्यू रख के यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये जेई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कभी भी टेम्परेचर यहाँ पे अल्फ़ा जो है अगर वेरिएबल है तो उस कंडीशन में आप इंटीग्रेशन फॉर्म का भी यूज़ करके फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो दोनों फार्मूला आपके लिए सही है, लेकिन सबका जो तरीका है यूज़ करने का वो अलग अलग है। कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा वो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे मेथड यूज़ करेंगे वो अपन देखते हैं कि फार्मूला को कैसे अपने को अप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन मैं लेके चलता हूँ। मान लो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आगे फाइनल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है R एट T डिग्री सेल्सियस पे, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो इस अगर इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल कितना है T डिग्री सेल्सियस, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस 0 डेट इज T। आप डायरेक्टली फार्मूला लगा के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोले, आपको R की वैल्यू निकालने बोले तो R कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने बोले तो अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फार्मूला कब वैलिड होगा? जब इनिशियल टेम्परेचर R0 है और फाइनल क्या है T डिग्री सेल्सियस, या कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। मतलब इनिशियल कहाँ से होना चाहिए? 0 से स्टार्ट होना चाहिए। इसी में सेकेंड चीज़ है, और अगर R0 एट T1 डिग्री सेल्सियस है, एट T1 डिग्री सेल्सियस, और R एट T2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल टी, दैट इज T2 माइनस T1 जो बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कितनी है? लेस देन 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास है। तो आप डायरेक्टली चाहो तो यही फार्मूला फिर से लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा क्या? डेल टी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। यहाँ भी आंसर जो आपका आएगा वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही आएगा आंसर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कंडीशन कब के लिए? जब टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा तो वैल्यू में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो ये आपका ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आपको ये सिंपल फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी डेल टी जो रहेगा वो T माइनस क्या रहेगा? T0 रहेगा। डेल टी जो है वो क्या है? T माइनस 0। इतना क्लियर हुआ? तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस ये बोलता है कि अगर आपका टेम्परेचर R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस है, आगे R1 एट T1 डिग्री सेल्सियस है, एंड R2 एट T2 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंडीशन में अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू अगर बोला जाए कि ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट इक्वल नहीं आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर 30 डिग्री से ऊपर है तो आप ये कॉमन फार्मूला यूज़ करो, और अभी जो बताऊंगा वो फार्मूला यूज़ करोगे, दोनों के आंसर में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तब की कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक R0 का R1 के साथ इक्वेशन बनाएगा, तो जब R0 का R1 के साथ इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T1 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये R0 का R1 के साथ क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया। दूसरा जो फार्मूला अपन बनाएंगे वो R0 का T2 के साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस 0 डेट इज T2। तो यहाँ पे कितने इक्वेशन बने? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, जैसा भी है जो वैल्यू आपके अननोन है वो अपन दो इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कब की स्थिति है? जब T2 माइनस T1 की वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस होगी। समझ में आ गया? तो इसमें लॉजिक है, आप देख लीजिए। आप चाहो तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, इस कंडीशन के लिए भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, और इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आता है? एग्जैक्ट आंसर आता है। समझ में आ गया? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या है? अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, यहाँ पे क्या आता है? एग्जैक्ट आंसर आता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो आंसर का डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें लेस देन 30 डिग्री तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं फार्मूला, और अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस मेथड का जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल जो भी हो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। सेकंड, अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है तो आप चाहो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है। सब कंडीशन में आप अगर T1 माइनस T2 की वैल्यू, T2 माइनस T1 की वैल्यू 30 डिग्री से ज़्यादा है या कम है तो भी आप ये फार्मूला लगा सकते हो। इसमें आपका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नीट और JEE में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट और JEE में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। कुछ टेम्परेचर रेफरेंस का, कुछ इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, जैसे मैंने फार्मूला बताया था वहाँ से पूछा जाता है। और बोर्ड के लिए आपका ये फार्मूला सफिशिएंट है और कुछ कुछ फार्मूले में ये यूज़ होता है जो मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स में बताऊँगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोलता है देखिए, अ प्लेटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बोल रहा है 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर हुआ? एंड ऑफ 20 ओम एट 273 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है किसकी दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है। ये किसकी दी हुई, इनिशियल रेजिस्टेंस R0 की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। और यहाँ पे डेल टी कितना है, 273 माइनस 0। डेल टी की वैल्यू कितनी है, 273 माइनस 0। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगी यहाँ पे, R की वैल्यू 20, R0 10, 1 प्लस अल्फ़ा कैलकुलेट करना है और ये हो जाएगा 273 माइनस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आंसर क्या आएगा देखिए, 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 20 अपॉन 10 क्या हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 273 अल्फ़ा, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 273 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डेट इज़ 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 273। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 273। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0035 पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? तो जब 1 अपॉन 273 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0035 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.0035 पर डिग्री सेल्सियस होगी। तो समझ में आया, एक बेसिक न्यूमेरिकल था। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे। इतना क्लियर हुआ? तो इसमें आपको सबसे पहले वैल्यू को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू R0 की, कौन सी वैल्यू R की है और टेम्परेचर डिफरेंस क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 4.2 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 4.2 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये अपने को क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री सेल्सियस पे। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, ये अपने को टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दी है। व्हाट इज़ इट्स न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या न्यू रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसको अपन लेके चलते हैं, इनिशियल R0 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे R0 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। ये अपन पढ़ चुके हैं। हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या करनी है, हमको कैलकुलेट करनी है। सॉरी, R की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, 4.2 ओम, और हमें कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू, R0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 0.004 और इनटू हो जाएगी डेल टी। तो डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, 100 माइनस 0 डेट इज़ 100। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 4.2 इज इक्वल टू R0। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 0.004 इंटू 100 0.4 और 0.4 प्लस 1 1.4 हो जाएगी। तो यहाँ से जब R0 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 4.2 अपॉन 1.4, 14 3 जा 42, 3 ओम। तो यहाँ पे R0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। तो इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा उस कॉइल का, 3 ओम होगा। इतना समझ में आ गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाना है। अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए आगे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई नीट वगैरह में पूछा जाता है। अ मेटालिक वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। 1.1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये पहली कंडीशन दी हुई है। सेकंड जो दी हुई वो बोल रही है 1.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस।
तो 1.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको कंडीशन दी। व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करें। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 2 इक्वेशन बनाने। 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, इनिशियल कंडीशन चाहिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया R0 एट क्या ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, ये हमारे पास फार्मूला है, आइडियल फार्मूला। ठीक है, तो चलिए पहला इक्वेशन अपन बनाते हैं इन दोनों की हेल्प से। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, 1.1 ओम इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा अपने को कैलकुलेट करनी है, और डेल टी क्या हो जाएगी, 20 माइनस 0। तो 20 माइनस 0 मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 20। ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। किसकी हेल्प से अपन निकाल लिए इसको, अपन इसको निकाले ये फर्स्ट 2 टर्म्स की हेल्प से, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आगे सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो अब इन दोनों को लेके चलते हैं अपन। तो इन दोनों को जब लेके चलेंगे तो देखिए R की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1.7 ओम इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, डेल टी मतलब 100 माइनस 0 डेट इज़ 100, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना था। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो R0 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 1.1 अपॉन 1.7, तो इसको लिख सकते हैं 11 अपॉन 17 इज इक्वल टू 1 प्लस 20 इंटू अल्फ़ा, 20 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 100 इंटू अल्फ़ा, क्या हो जाएगी, 100 अल्फ़ा हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 11 प्लस 11 इंटू 100, 1100 अल्फ़ा, 17 इंटू 1 17 प्लस 17 टू ज़ा कितनी हो जाएगी, 340 अल्फ़ा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो 1100 अल्फ़ा माइनस 340 अल्फ़ा इज इक्वल टू 17 माइनस 11 हो जाएगी। 1100 माइनस 340 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 760 अल्फ़ा इज इक्वल टू 17 माइनस 11, ये आ जाएगी आपकी कितनी, 6। तो यहाँ पे आपका फार्मूला आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 6 अपॉन 760। कितनी आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, 6 अपॉन 760। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू आएगी फाइनली 0.007894, 0.007894 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच कितना है, डेल टी की वैल्यू ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है। तो उस कंडीशन अपने को 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और 2 इक्वेशन बना के क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से इस बारे में बता दिया है। इतना क्लियर होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। इतना क्लियर हुआ बच्चों। लास्ट बार की तरह मैंने आपको फिर से 2 क्वेश्चन दिया है। ये 2 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, और सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पे मैंने सामने आंसर भी मेंशन कर दिया है। तो आप ये 2 क्वेश्चन बनाइए, दोनों का आंसर मैच करिए। अगर आपका आंसर सही आता है तो समझ जाइए कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो गई है। और डेफिनेटली एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इतना क्लियर हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन छोड़िएगा मत, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।